हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो हमारा जो चैप्टर था मेरे बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर, वो मैंने अब खत्म किया आपके साथ। जितने भी कंसेप्ट्स थे हमने समझे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो अब उन कंसेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान सुनिए लेक्चर को, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, कैसे हमने अपने आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। और जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, मेन बात ये है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कहता ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर सोल्यूशन फील कूल टू टच। अब देखो, कूल टू टच का मतलब क्या होता है। कूल टू टच का मतलब इंपॉर्टेंट समझना है। कूल टू टच, इसका मतलब क्या है। कूल टू टच का मतलब है कि वो हमें ठंडा लगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब रिएक्शन हुई, जब आपने उनको डिसॉल्व किया होगा, तो जो सराउंडिंग का आपका टेम्परेचर है, जो भी हीट है, उसको अब्जॉर्ब किया होगा उसने, जो सिस्टम है। तो इसका मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब हुई है ड्यूरिंग डिसॉल्विंग। तो मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो प्रोसेस कैसा था, एंडोथर्मिक। अगर जो प्रोसेस था वो एंडोथर्मिक था, इसका क्या मतलब हुआ। और ये हमें पता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है और रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड जाने, तो टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा। टेम्परेचर क्या कीजिएगा, इंक्रीज कीजिएगा। तभी आपकी जो रिएक्शन में फॉरवर्ड जाएगी और सोलिबिलिटी बढ़ेगी, मतलब डिसॉल्व होगा वो ज्यादा। तो देखिएगा टेम्परेचर इंक्रीज कहाँ हो रहा है, देखो हॉट वाटर, और एक ये हॉट वाटर है। तो ऑप्शन बी और डी में है। साथ में क्या शुगर क्रिस्टल है यहाँ पे और यहाँ पे पाउडर्ड शुगर। देखो ऑब्वियसली ऑप्शन डी होगा, क्योंकि पाउडर्ड शुगर का मतलब क्या होता है। पाउडर्ड का मतलब है कि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज। और हम केमिकल कैनेटिक्स में ये पढ़ते हैं कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है रिएक्टेंट का, तो क्या होता है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो ऑब्वियसली वही तो पूछ है, अंडर विच कन्फॉल्विंग केसेस डाइल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो वो आंसर है पाउडर्ड शुगर। जो आगे चलते हैं बच्चों। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाज सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन गिवन है, आप ऑप्शन में सबसे पहले चेक कीजिएगा। 1 मोलर, 1 मोलर, 1 मोलर, 1 मोलर मतलब कंसंट्रेशन सेम है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और आपको याद है NaH, NH4, NO3, Na2, SO4 एंड KNO3 है बच्चे ये, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइट है। तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा TB इज इक्वल्स टू, डेल्टा TB किसके को लाता है, I KBM, वेर M इज द मोलारिटी। तो मोलारिटी मान के चलिए सबका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, KB कांस्टेंट है, क्योंकि एक्वाज है सबके सब, ठीक है। तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वेंटो फैक्टर I के। NOH के लिए वेंटो फैक्टर क्या होगा, जितने हमें पता है फॉर्मूला, वैसे तो जो आई, वैसे अल्फा इज इक्वल टू I-1/m-1 होता है ना। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ मैं मान के चलता हूँ कि आपकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या है, वो 100% है। ये बात रखना, अगर कभी भी अल्फा 100% हो, तो उसमें हमेशा रखना है जो आई की वैल्यू होगी वेंटो फैक्टर, वो एम के इक्वल होगी। ये मैंने आपको बताया था वैसे भी। एम का मतलब जितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, नंबर ऑफ आयंस जितने बनेंगे, उतना ही आपका वेंटो फैक्टर होगा मेरे बच्चों। तो यहाँ पे NaOH में 2 आयन बनेंगे, तो वेंटो फैक्टर 2 हो गया। NH4 NO3 में NH4 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, अगेन 2 आयंस। Na2SO4 में बनेगा बच्चे 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो कितने आयन टोटल, 3 आयन है। KNO3 में K पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव। तो कितने आयन है, 2 आयंस है। तो मैक्सिमम डेल्टा TB जो है किसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है जी, आपके वेंटो फैक्टर। सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, आपका ऑप्शन बी में है। ठीक है जी, तो समझ आया होगा मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा TB। वैसे मैं आपको बता दूं, ये क्या होगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, TB माइनस TB डिग्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा मेरे बच्चे। अब TB ही क्या है, इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई प्लस TB डिग्री। अब TB डिग्री जो है वो तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ये चीज कांस्टेंट। तो आई जितना ज्यादा आई होगा उतना TB ज्यादा होगा आपका। तो ऑब्वियसली है, जिसके लिए वेंटो फैक्टर ज्यादा, उसके लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा सोल्यूशन का, कि ये सोल्यूशन का है ये। और ये किसका होता है, आपके प्योर सॉल्वेंट का। चलो जी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, या था फॉल्स पूछी है। तो पहले क्या कहता,
टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलैलिटी सेम है, प्रिपेयर किए गए इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ओके, डिफरेंट सॉल्वेंट्स में विल हैव द सेम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब डेल्टा टीएफ सेम होगा, चेक करो जरा। डेल्टा टीएफ क्या होता है? आई के एफ एम। अब सुक्रोज है, मैंने ये सुक्रोज याद रखना, सुक्रोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चे, सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और ये आपने बात याद रखनी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो सोल्यूट होता है उसके लिए वेंटो फैक्टर हमेशा 1, ये बात याद रखना, ठीक है। तो आई तो 1 होगा। के एफ जो है वो तो किस सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, तो उन्होंने कहा डिफरेंट सॉल्वेंट्स होंगे, तो के एफ डिफरेंट होगा। मोलैलिटी तो वैसे सेम है उनकी, उसने कहा है। तो अगर के एफ डिफरेंट हो गया मेरे बच्चे, अगर सॉल्वेंट आपके डिफरेंट है तो के एफ डिफरेंट होता है, क्योंकि के एफ इज सॉल्वेंट डिपेंडेंट। ये बात है, के एफ और के बी जो होते हैं वो सॉल्वेंट डिपेंडेंट होते हैं। तो आपकी जो वैल्यू होगी के एफ की वो चेंज हो जाएगी। तो वो कहता है सेम डिप्रेशन सेम नहीं आएगी, डिफरेंट, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। बी क्या कहता है? ये बी है, कहता है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्को सीआरटी। हाँ जी, ऐसे ही दिया जाता है, सही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 एक्वास सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड एंड सुक्रोज इज दिस वन। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? आई इंटू सी के, लेकिन सी भी कांस्टेंट है, 0.01 है सबके लिए। तो इसका मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वेंटो फैक्टर जितना ज्यादा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। बेरियम क्लोराइड जो होता है मेरे बच्चे, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। तो आपको दिख ही रहा है, अगर मैं 100% डिसोसिएशन मान के चलूँ, वो भी मैंने कहा अल्फा अगर 100% होता है तो आई की वैल्यू वही होती है जो जितने नंबर ऑफ आयंस बनते हैं। तो BaCl2 में कितने नंबर आयंस बनेंगे हमें दिख रहा है, 2 बनेंगे। क्यों? Ba2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइल Cl नेगेटिव। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं यहाँ पे? 3 हो गए, है ना? कितने होंगे? 3 हो गए, तो इसके लिए 3 होंगे। पोटाशियम क्लोराइड KCl, तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 2 हो गए बच्चे। एसिटिक एसिड, देखो एसिटिक एसिड एक वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक एसिड है, तो ये 100% तो डिसोशिएट नहीं होगा, है ना। वैसे आयन अगर हम मान लें तो इसके 2 ही आयंस बनेंगे, तो इसकी वैल्यू लेस देन 2 रहेगी। एसिटिक एसिड के लिए जो वैल्यू है वो लेस देन 2 रहेगी। सुक्रोस अगेन मैंने बताया कि क्या है सुक्रोस, आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो 1 रहेगी इसकी वैल्यू वेंटो फैक्टर। तो सबसे ज्यादा किसकी है? BaCl2, ठीक है। BaCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, फिर KCl का, फिर CsCCOH का, फिर सुक्रोज का। ये भी सही होगी स्टेटमेंट। D statement, according to Raws law, the vapor pressure exerted by the volatile component of a solution is directly proportional to small fraction। बिल्कुल सही है, ये तो Raws law की डेफिनेशन है। आगे चलते हैं। 2 beakers of capacity 500 ml were taken. Okay, one of this beaker labeled as A was filled with 400 ml of water, और B को लेबल किया गया है, कहता 400 ml है उसमें, लेकिन 2 ml सोल्यूशन है NaCl का, सेम टेम्परेचर है। Both the beakers were placed in a closed container of same material and same capacity shown in figure. Okay, at a given temperature, कहता which of the following statement correct होंगी about the vapor pressure of pure water and that of NaCl। ठीक है, देखो ये प्योर वाटर है, ये वाला क्या है? प्योर वाटर है ना। और ये जो वाटर है उसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ वाटर, जिसमें NaCl ऐड किया गया है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग की, जो प्योर लिक्विड होता है, प्योर लिक्विड जो होता है मेरे बच्चे, उसका जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वो हमेशा ज्यादा होता है किससे? उसके सॉल्यूशन से, है ना। वेपर प्रेशर जो होता है प्योर लिक्विड का, वो हमेशा किससे ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ पे कह रहा है कि वेपर प्रेशर जो है कंटेनर ए में वो ज्यादा होगा, ऑब्वियसली वो प्योर है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ये बात सही है बिल्कुल। बी, वेपर प्रेशर इन कंटेनर ए इज लेस, नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। वेपर प्रेशर इज इक्वल बोथ, नहीं हो सकता। वेपर प्रेशर इन कंटेनर बी इज ट्वाइस, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखना, इसका रीजन भी है, रीजन मैंने आपको बताया था, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है, NaCl इज अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो जैसे आप उसको ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। कंसेप्ट याद रखेंगे। आगे चलते हैं। कहता वेंटो फैक्टर फॉर
0.1 मोलर BaNO3 होल ट्वाइस। ओके, BaNO3 होल ट्वाइस इज 2.74। ओके, तो वेंटो फैक्टर जो आई है वो इसका 2.74 है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा बताना है। अब हमें पता है कि अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो आई अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन M-1। एम इज द नंबर ऑफ आइंस। नंबर ऑफ आइन जो इसमें बनेंगे बच्चे वो जब डिसोशिएट होगा Ba2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस NO3 2 नेगेटिव, तो कितने बने, M3 आ गया। तो जैसे M3 आएगा तो अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन 3 - 2, तो 2 पुट हो जाएगा। तो हमें वेंटो फैक्टर भी पता है भाई 2.74 है, तो कितना आ जाएगा ऊपर आंसर 2.74 - 1 1.74 डिवाइड बाई 2। तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है ये, देखा 87% आ जाएगा। आसान था क्वेश्चन, याद रखिएगा कैसे करना है। जो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर। हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, देखो वेंटो फैक्टर क्या होता है हमें पता है। अगर मैं मान के चलूँ ये सब के सब जो Al2SO4 है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो वेंटो फैक्टर सीधा 1 हो जाएगा, मैं सीधा बताया। ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, ठीक है। अगर आयनिक है तो हमें पता है कि अगर मैं 100% डिसोसिएशन मान के चलता हूँ तो I इज इक्वल टू M होता है नंबर ऑफ आइंस। Al2SO4 के कितने बनेंगे, Al3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, बैलेंस कीजिएगा, ये ट्वाइस और ये थ्राइस, तो नंबर ऑफ आइंस बने हैं 5 पहले केस में। सेकंड केस में तो पता ये 1 ही होगा जिसका, तो वेंटो फैक्टर K2SO4 सबको पता है कितना बनेगा, K बोलो भाई K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव मेरे बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ आइंस कितने बने, 3 बने। NaCl में सबको पता है 2 बनेंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू वेंटो फैक्टर किसके लिए है, ऑब्वियसली गोइंग टू बी ए पार्ट। नेक्स्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पहले याद रखिएगा क्वेश्चन को मैं बिल्कुल थोड़ा सा पहले वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो थोड़ा सा लॉजिकल आते हैं, जो ज्यादातर आते हैं, है ना। अभी हम लेवल आपको आगे आगे दिखेगा, लेवल और बढ़ेगा आगे, ये आपके बेसिक्स क्लियर करेगा थोड़े से ना, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको। ये सब वही है बच्चे, याद रखना इन सबको लिया गया है जो आपका जेई मीन्स का पेपर होता है या नीट का, उन सब को एक बार मैंने पेपर को देखा है, उसके बाद ये क्वेश्चन चुने हैं मैंने, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mm कहता, जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो डिक्रीज बाय 10 mm Hg हो गया when a non-volatile solute was added to the solvent। ओके, तो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से क्वेश्चन है। अगर डिक्रीज बाय 10 mm हुआ है तो इसका मतलब अगर पहले कितना था, P डिग्रीज था उसका सॉल्वेंट का, तो अब कितना हो गया, P सॉल्यूशन बन गया वो। तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है, इसका मतलब उन दोनों का डिफरेंस है 10 mm Hg। समझ आ रहा है मेरे बच्चे, तो इसी को हम डेल्टा पी बोलते हैं मेरे ख्याल से, जो फॉर्मूला लगाते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन पी डिग्री इज इक्वल टू आई एक्स सॉल्यूट, यही होता है क्या, देखो सही है। फिर कहता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2, जो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट की वो 0.2 है, ठीक है जी। फिर द व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ अ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ 20 mm इज डिजायर्ड। ओके, तो कहता सॉल्वेंट की हमें मोल फ्रैक्शन बता दीजिएगा, अगर जो डेल्टा पी है वो मैं कितना चाहता हूँ, 0 पॉइंट सॉरी 20 mm चाहते हैं, 20 mm में जी चाहते हैं अगर आप, तो अगर ये चाहते हैं तो बताइएगा मोल फ्रैक्शन सॉल्विंग की। तो पहला जो हमें गिवन है उससे कुछ पता कर लेते हैं, डेल्टा पी कितना है, इस फॉर्मूला में पुट किया 10, पी डिग्री कितना है, कौन है सॉल्वेंट, कौन है यहाँ पे, क्या गिवन है पी डिग्री, देखना जरा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज गिवन। ओके, कुछ भी नहीं दिया, पी डिग्री नहीं गिवन है जी हमें, तो पी डिग्री एज इट इज। आई के बारे में गिवन नहीं है, एक्स सोल्यूट जो होगा तो वो तो दिया 0.2, तो यहाँ से हमें जो पी डिग्री इंटू वेंटो फैक्टर की वैल्यू जो मिल रही है हमें बच्चे, वो मिल रही है 50, ठीक है 50 मिल गई। अब इसको मैं यूज करता हूँ, मतलब डेल्टा पी 20 mm चाहिए मुझे, 20 mm Hg, तो दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा पी अपॉन पी डिग्री इज इक्वल टू आई एक्स सोल्यूट, अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा देखो यहाँ से
डेल्टा पी की वैल्यू कितनी डिजाइड है 20, पी डिग्री नहीं पता, पर हमें पी इंटू आई पता है, दैट इज 50। तो जो ये आई है इसको अगर नीचे आप डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी डिग्री इंटू आई डिग्री 50 हो जाएगा। मैं 50 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स सल्यूट रह जाएगा, ये एक्स सल्यूट लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, ऐसे लिखेंगे। सही बात है। अब क्या होगा मेरे बच्चे, सॉल्वेंट ये मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट कीजिएगा, आपको दिख रहा है 2/5 इज कमिंग आउट टू बी कितना आ जाएगा 0.4। तो 0.4 तो उधर लेके जाइएगा, तो 1 माइनस 0.4 इज 0.6। तो जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट की वो हमें क्लियर हो गई जी, वो कितनी आई है 0.6 आई है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ गया ए पार्ट। ठीक है, समझ आया होगा मेरे ख्याल से आपको, नोट कर लीजिएगा, आप क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, साथ साथ में। चलो जी आगे चलते हैं। फिर कहता व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए इज एडेड टू द सॉल्वेंट, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए है उसको ऐड किया गया सॉल्वेंट बी में, इस वेपर प्रेशर रिड्यूस बाय 10%। देखो रिड्यूस बाय 10% का मतलब क्या है कि अगर मान लो पहले वो सॉल्वेंट था तो उसकी उसका वेपर प्रेशर पी डिग्री रहा होगा, पीवी डिग्री, क्योंकि बी सॉल्वेंट है जी। जब आप लोग को उसमें उसमें ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन का जो पीवी डिग्री है कहता है रिड्यूस बाय 10%, इस वेपर प्रेशर रिड्यूस बाय 10% से। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो वेपर प्रेशर अब बना है ना, वो कितना है 10% कम है किससे, पीवी डिग्री से। तो 10% कम होने का मतलब कितना रहेगा 90% ऑफ दैट, 90% का मतलब है 0.9 ऑफ पीवी डिग्री। ये सिंपल मैथमेटिक्स है जी, यहाँ पे समझ आ गई मेरे ख्याल से आपको बात। फिर इफ मोलर मास ऑफ बी इज 30%, ये भी गिवन है, मोलर मास जो है बी का वो 30% का मतलब 0.3 टाइम्स है मोलर मास ऑफ ए के, ये भी हमें गिवन है। तो द मास रेशियो ऑफ बी टू ए इज क्या है। चलो जी, हमें पता है कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो क्वेश्चन कहाँ से है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। हमें रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला लगा दो, पी डिग्री माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पीवी डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो आई होगा बच्चे मैं मान के चल रहा हूँ आई 1 है क्योंकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे एक्स सोल्यूट आ जाएगा। ठीक है, और जो एक्स सोल्यूट होता है मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेशन मान के चलूंगा, यहाँ पे होगा तो ऐसे ही सॉल्वेंट के मोल ऐड होंगे। मैं मान के चलता हूँ कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड है, ठीक है, क्या है बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ये आपकी डिनोमिनेटर पार्ट है इसको मैं अप्रोक्सीमेटली मान के चलता हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली एन सॉल्वेंट होगा। ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जब हम मैं आपको कराया था तो उस टाइम पे भी ये हम मान सकते हैं कि अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, जब कंसेप्ट समझाते हैं तो कि एन सोल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट अप्रोक्सीमेटली एन सॉल्वेंट के इक्वल आ जाता है। तो अब पीबी डिग्री हमें यहाँ पे पीबी किसी के बारे में पता नहीं, लेकिन पी सोल्यूशन पता है कि 0.9 है, तो उसमें यहाँ पे जो ये चीज़ है इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा यहाँ फॉर्मूला में। तो पीबी डिग्री एज इट इज माइनस पी सोल्यूशन 0.9 ऑफ पीबी डिग्री अपॉन पीबी डिग्री एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो रहा है बच्चे टोटली, तो 1 माइनस 0.9 इज 0.1, तो टोटली आंसर 0.1 आ जाएगा। ठीक है, 0.1 आ जाएगा। अब आपको पता है 1 माइनस, ठीक है यही आएगा मेरे ख्याल से। उन्होंने हमें क्या पूछा है, रेशो पूछी है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये 0.1 हो गया। हमें ये रेशो बताइए, देखो एम बी अपॉन एम ए, सॉल्वेंट कौन है हमारा, वो बी है। तो जो हमारी रेशो होगी
जिसकी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट वो 0.3 है। तो ये देखो, ये हमारे पास है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ, सॉरी ये मैं क्या सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ से आएगा ये एम सॉल्वेंट अपॉन एम सोल्यूट, ये वाली जो रेशो आएगी बच्चे, इसको हम कितना लिख देंगे यहाँ पे आपके सामने, जल्दी से मुझे आंसर बता दो तो आंसर आ चुका होगा भाई। तो डब्लू सोल्यूट अपॉन डब्लू सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है उसकी जो रेशो है मेरे बच्चे वो 0.3 है। कितनी है जल्दी बताओ, 0.3 है ना। तो 0.3 इज इक्वल टू 0.1। तो उन्होंने हमें किसकी रेशो पूछी है, मास रेशो बी अपॉन ए, मास रेशो बी अपॉन ए मतलब सॉल्वेंट अपॉन, तो इसको आप उधर लेके जाइएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, आंसर कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से 3 आ रहा है। चलो जी आगे चलते हैं। अगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर। देखो कंसेप्ट क्या है, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है। आइसोटोनिक का मतलब है कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, सॉल्यूशन वन का ऑस्मोटिक प्रेशर शुड बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि एट द सेम टेम्परेचर पे, तो पाई किसके लिए होता है, C1 RT इक्वल C2 RT। अब RT कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C1 शुड बी इक्वल C2 होना चाहिए, तो मतलब मोलैरिटी दोनों की। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, हमारा आई भी आता है, वेंटो फैक्टर I1, और यहाँ पे I2 भी आएगा जी, उसको नहीं, उसको कैसे भूल सकते हैं हमें ना। तो यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, इन दोनों का सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कितना देखो मोलैरिटी कितनी है यहाँ पे, मैं इसके लिए पहले चेक करता हूँ। I1C1 इक्वल टू I2C2। I1 कितना है, मैं मान के चल रहा हूँ बच्चे कि 100% डिसोसिएशन है, तो वेंटो फैक्टर उतना ही आएगा जितने नंबर ऑफ आइंस फॉर्म होंगे। यूरिया भाई कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके लिए वेंटो फैक्टर 1। C1 कितना है, 0.1। आपका NaCl कितना है, इसका C2 0.1, और इसका जो I2 है बच्चे सपोज 2 है, तो क्या सेम है, नहीं है, तो गलत पहला। फिर सेकंड के बारे में बात करते हैं, बी ऑप्शन 0.1, और इसका जो वेंटो फैक्टर वो भी 1। MbCl2 मोलैरिटी 0.1, नंबर ऑफ आयन जो वेंटो फैक्टर होगा वो 3 होगा, क्या सेम है, नहीं है, तो ये भी गलत। फिर सी ऑप्शन को चेक करो जरा, 0.1 मोलैरिटी है, NaCl का वेंटो फैक्टर 2 होगा, 0.1 अगेन मोलैरिटी, और Na2SO4 के नंबर ऑफ आयंस बनेंगे कितने, 3 आयंस बनेंगे मेरे बच्चे, तो क्या सेम है, नहीं है जी। थर्ड के बारे में चलो, CH3NO3 होल्ट वाइज 0.1 मोलैरिटी है, नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे, सबको पता है, Ca2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस NO3 2 नेगेटिव, कितने बने, 3। उधर कितने, अगेन मोलैरिटी 0.1, और Na2SO4 के आयंस कितने बनेंगे, 3, तो ये सेम है, हाँ जी सेम है, तो ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी पार्ट। ठीक है, आसान है मेरे ख्याल से, समझ आ गई कंसेप्ट कैसे लगाना है। चलो जो आगे चलते हैं, तो कहता है इलेक्ट्रोलाइट ए गिव्स 3 आयंस एंड बी इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट ए है वो 3 आयंस देता है, ठीक है, और जो बी है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका मतलब बात क्लियर कर, जो वेंटो फैक्टर होगा ए के लिए वो 3 हो सकता है अगर 100% डिसोसिएशन, अगर मैं अज्यूम करके चलता हूँ, क्योंकि बाकी तो यहाँ पे उन्होंने कहा नहीं। और जो आई बी होगा उसके लिए, बी के लिए कितना होगा, वेंटो फैक्टर 1 होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर इफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट बी प्रोड्यूसेस एन ऑस्मोटिक प्रेशर पी, अगर हम बात करते हैं जो सोल्यूट अगर आप बी को रखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आता है, पी आता है, तो पी आता है, तो मतलब IbCRT 0.1 है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब IB कितना होगा, 1। C कितना है इसका, 0.1 उन खुद का है, RT हमें पता ही है, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी आ रही है, इज इक्वल टू 0.1 RT, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, तो वो कहता देन 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए विल प्रोड्यूस एन ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू, तो ए के लिए क्या होगा, तो बता देते हैं, लेट्स से पाई ए कितना होगा जी, IaCRT,
तो आई कितना है, 3 है, सी कितना उसका 0.05, और आर टी तो आर टी रहेगा जी। तो कितना आंसर आया देखो जरा, 0.15 आर टी। लेकिन उसने हमें पी की टर्म में पूछा है, पी की वैल्यू कितनी है 0.1 आर टी। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ आर टी की, तो 0.15 आर टी क्या आ रहा है जी, पी डिवाइड बाई 0.1। ठीक है, तो आंसर आपके सामने है मेरे बच्चे, कितना है 1.5 पी, दैट्स बी। ठीक है, आसान था। चलो जी, वेरी गुड। मेरी अप्रोच याद रखे बच्चे, अप्रोच कैसे, मैं जो वो बोल रहे हैं ना, मैं उसको पहले लिखता हूँ आराम से। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको आराम से लिखना है और समझना है कि क्वेश्चन क्या है, ऐसे नहीं फालतू ही चले जाना है जी ना। आपने पहले क्वेश्चन को रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, और ये समझने की कोशिश करनी है क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें, और फिर जो कंसेप्ट सीखा है थ्योरी से वो अप्लाई करना है जी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, अप्रोच यही रहती है क्वेश्चन में। बहुत आसान है। कहता 0.2 मोलर एक्वाज सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज अ 20% आयनाइज्ड। तो हमें मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी इज गिवन, दैट इज 0.2। उसके बाद हमें 20% आयनाइज्ड है, मतलब अल्फा है जो 0.2 है बच्चे। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन इज, फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन मतलब टीएफ पूछ रहा है जी आपसे। हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, यही होगा। अब आई हमें नहीं पता, लेकिन अल्फा और वेंटो फैक्टर आई में एक रिलेशन होता है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एम माइनस वन। फिर एम क्या है, नंबर ऑफ आयंस जो फॉर्म्ड होते हैं। अब वी क्या है, एच एक्स है, तो नंबर ऑफ आयन कितने फॉर्म्ड होंगे जी, एच पॉजिटिव प्लस एक्स नेगेटिव। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं हमारे पार्टिकल्स, 2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, आई माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन इज 1, तो यही रहेगी। तो अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट पता करना है तो मुझे आई चाहिए, देखो के एफ है, हाँ जी के एफ गिवन है। मोलैलिटी में निकाल सकता हूँ, उन्होंने खुद सॉरी दी हुई है मोलैलिटी 0.2। मुझे वेंटो फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो अल्फा हमारे पास 0.2 है, तो यहाँ से वेंटो फैक्टर आई कितना आ गया, 1 प्लस 0.2 दैट इज 1.2। सही है, तो डेल्टा टी एफ कितना आएगा देखो मेरे बच्चों, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू वेंटो फैक्टर है 1.2, फिर वैल्यू के एफ की पुट कर दो 1.86। ये आपको वैसे याद भी होना चाहिए, वाटर की तो हमें के एफ और के भी आपको याद होना चाहिए, बात याद रखना। और उसके बाद हमारे पास मोलैलिटी है बच्चे 0.2, 0.2। इन दोनों को जरा क्या कीजिएगा, आप मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा कि आंसर कितना आता है, कि 1.2 सही भी आ रहा है, नहीं आ रहा, 1.86 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.2। इतना जल्दी चेक करके बताओ मुझे कितना आ रहा है ये। मेरे ख्याल से आएगा ये, मेरी जो कैलकुलेशन आ रही है 12 टू 1.86 दैट 0 पॉइंट, मेरे ख्याल से 0.44 आ जाएगा, साथ 6 आ जाएगा। चलो 3 डेसिमल तक ले लेते हैं। अब डेल्टा टी एफ क्या होता है बच्चे, टी एफ डिग्री माइनस टी एफ। याद रखना, हमें डेल्टा टी एफ नहीं पूछा, टी एफ पूछा है। टी एफ डिग्री क्या है, टी एफ डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, देखो एक्वास का है, तो मतलब वाटर है। तो टी एफ डिग्री क्या होता है जी उसका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, 0 डिग्री पुट करेंगे यहाँ पे, तो टी एफ कितना आएगा, इसका नेगेटिव आ जाएगा, किसका, 0.446 का। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आ रहा है, इट इज ए पार्ट। चलो जी आगे चलते हैं। अब कहता, टू वोलाटाइल लिक्विड्स आपके पास ए एंड बी, जिनका वेपर प्रेशर है पी डिग्री एंड पीबी डिग्री respectively form an ideal solution. Okay, if XA and XB are the mole fraction in the solution, XA और XB जो है वो मोल फ्रैक्शन है इन दी सोल्यूशन, याद रखेंगे। एंड वाई वाई बी आर मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कराया हुआ है आपको। तो फिर कहता प्लॉट होगा 1/a वाई एक्सिस पे और 1/x से अलोंग द एक्स एक्सिस, वो एक स्ट्रेट लाइन है। स्लोप बताइए कहता, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जो भी पैरामीटर्स गिवन है उनके बीच में इक्वेशन निकालनी है। तो वाई ए और एक्स ए के बीच में निकालनी है। वाई ए क्या होता है पहले ये पता करो, इट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेस। तो मैंने आपको डेल्टा स्लो पढ़ाया था, जब मैं थ्योरी पढ़ा था मैंने कहा था डेल्टा स्लो कहता है कि जो
ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए होता है ना। जबकि जो रॉस लो कहता था पी ए इज इक्वल टू पी ए डिग्री एक्स ए, याद है, where x is the mole fraction in the solution and this is the mole fraction in vapor phase। और ये mole fraction in solution है, ध्यान रखिएगा। तो मुझे y a चाहिए और x a में मुझे डील करना है ना। तो चलो करते हैं फिर। y a की वैल्यू जो होगी वो क्या आ रही है मेरे बच्चे, इट इज पी ए अपॉन पी टोटल। भाई पी टोटल जो है आपका रॉसलो कहता था कि जो पी टोटल पी ए की वैल्यू पुट कर दो, पी ए की वैल्यू क्या होगी, पी डिग्री इंटू एक्स ए हो जाएगा, और पी टी क्या होगा, पी ए डिग्री एक्स ए प्लस पी बी डिग्री एक्स बी। ओके अब सही आ रहा है देखो। पर लेकिन हमें वाई ए नहीं चाहिए, हमें वन बाई वाई, इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, वन बाई वाई ए इज इक्वल टू पी ए डिग्री एक्स ए प्लस पी बी डिग्री एक्स बी आ गया, होल डिवाइड बाय पी ए डिग्री एक्स ए। सही है। अब थोड़ा सा इसको क्या करो, जो ये टर्म है इसको इसको नीचे रख दो, किसके, इन दोनों टर्म्स के, मतलब ब्रेक डाउन कर दो इसको। तो पी ए डिग्री एक्स ए अपॉन पी ए डिग्री एक्स ए क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, मेरे ख्याल से तो वन ही आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं मेरे ख्याल से हम, देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं की एक बार हमने। पी टोटल इंटू वाई ए, पी ए तो यही होगा, ठीक है। ओके एंड दिस इज पी ए डिग्री इंटू एक्स ए, रोस्लो ये कहता है। तो वाई इक्वल का पी ए अपॉन पी टी, पी ए क्या होगा, पी ए डिग्री इंटू एक्स ए, तो ये होगा पी ए डिग्री एक्स ए प्लस पी बी डिग्री एक्स बी। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक पहुंचे हम। ओके हमें एक्स बी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है कि जो एक्स बी आ रहा है ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि एक्स बी हमारा जो है वो आपकी मोल फ्रैक्शन ही वेरी कर सकती है। तो एक्स बी को क्या लिखेंगे, एक्स बी को यहाँ पे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा बच्चे एक्स ए की टर्म में। तो उसको लिखने जा रहा हूँ बच्चे, एक्स बी को वन माइनस एक्स ए, ये हमारा, क्योंकि वेरिएबल है ना ये भाई एक्स बी, तो उसको एक्स की टर्म में लिखेंगे, यहाँ पे पी ए डिग्री एक्स ए लिख देंगे, सही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चेक करो कि जो वन बाई वाई ए आएगा हमारे पास वो कितना आ रहा है। थोड़ा सा इसको मैं ओपन अप कर रहा हूँ, पी ए डिग्री एक्स ए प्लस पी बी डिग्री माइनस पी बी डिग्री इंटू एक्स ए, ठीक है। अब होल डिवाइड बाय पी ए डिग्री अपॉन एक्स ए है, तो यहाँ पे भी पी ए डिग्री अपॉन एक्स ए आ जाएगा, इसके पास भी पी ए डिग्री अपॉन एक्स ए आ जाएगा बच्चे, ठीक है, होल। अब थोड़ा सा और इसको, ये तो कैंसिल आउट ही हो रहा है यार पूरे का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे वन आ जाएगा ये, और दिस कमिंग आउट टू बी, यहाँ पे चेक करो कि हमें एक्सए में चाहिए थी, याद रखना एक्सए में। मैं इसको फर्दर क्या करता हूँ, ब्रेक डाउन करता हूँ इस टर्म को। तो ये क्या होगा, पी बी डिग्री अपॉन पी ए डिग्री एक्सए माइनस पी बी डिग्री एक्सए अपॉन पी ए डिग्री एक्सए, ठीक है। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, वन बाई वाई ए इज इक्वल टू पी बी डिग्री अपॉन पी ए डिग्री वन अपॉन एक्स ए, और ये आ जाएगा बच्चे प्लस वन माइनस पी बी डिग्री अपॉन पी ए डिग्री, सही है। अब चेक करो कि ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, ये हमारी जो इक्वेशन है ये रिजेंबल कर रही है स्ट्रेट लाइन को, कैसे जी, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ रहा है, तो जो स्लोप है वो पी बी डिग्री अपॉन पी ए डिग्री है। तो कहाँ पे है पी बी डिग्री अपॉन पी ए, ये है जी हमारा, यही आ रहा है मेरे ख्याल से आंसर, है ना। चेक कर लो, वन बाय वाई ए कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, और वन बाय एक्स ए कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे है। तो ठीक है जी, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, स्ट्रेट लाइन होगी, कैसे स्ट्रेट लाइन होगी जी, स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है, और जो सी है वो भी पॉजिटिव आएगा मेरे ख्याल से, अगर पी ए डिग्री ज्यादा हुआ पी बी डिग्री से, तो पॉजिटिव है, तो मैं मान के चलता हूँ ये कुछ लाइक दिस गई होगी। अगर आपका क्या होगा, अगर पी बी डिग्री बड़ा रहा होगा तो फिर नेगेटिव में आएगी इंटरसेप्ट, तो लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन जो स्लोप है वो हमें स्लोप के बारे में ही पूछा था, तो स्लोप के आंसर इज गोइंग टू बी बी पार्ट।
अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस के लिए बनते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लीजिए बच्चे, मैंने कैसे किया है, मैनिपुलेट कैसे किया है मैंने इसको, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 4% aqueous solution of x is equal to freezing point of 12% aqueous solution of y। जो फ्रीजिंग पॉइंट है 4% aqueous solution x का, ओके, इज इक्वल टू, वो इक्वल है किसके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% aqueous solution of y। ओके, इसको लिख, पहले लिख लो एक बार, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% x इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट, मैथमेटिकल तरीके से लिखा करते हैं मुझे हमेशा, 12% ऑफ y के, ठीक है, जो सोल्यूशन y है। तो मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स इज ए है, देन द मोलिकुलर वेट ऑफ y क्या होगा। ओके, मोलिकुलर वेट मतलब mx जो है मोलिकुलर वेट, वो a है, तो हमें मोलिकुलर वेट पूछा गया है y का क्या होगा, और वो इन टर्म्स ऑफ a। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर है, अगर देखना तो डेल्टा टी भी सेम होगा, डेल्टा टी एफ क्यों सेम होगा इनका, ऑब्वियसली डेल्टा टी एफ क्यों होगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट एक्वा सॉल्यूशन है, तो टी एफ डिग्री माइनस टी एफ तो सेम ही आएगा, जो उसने खुद कहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, मतलब टी एफ जो है वो सेम है, तो टी एफ डिग्री माइनस टी एफ भी सेम होगा। ठीक है जी, तो डेल्टा टी एफ जो है मेरे बच्चे आपके एक्स का, दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ ऑफ वाई। तो फॉर्मूला पुट कीजिएगा, यहाँ पे देखो, अगर आप कहेंगे आई के एफ एम, आई के बारे में बात नहीं हुई यहाँ पे, है ना, तो मैं आई को यहाँ पे लूंगा ही नहीं, हम यहाँ पे अज्यूम ही नहीं करें, हम अज्यूम करेंगे कि आई वन होगा। ठीक है, तो कंसिडर आंसर होगा के एफ इंटू मोलैरिटी ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैरिटी ऑफ वाई। अब के एफ दोनों के लिए सेम होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, दोनों में एक्वस सोल्यूशन है, ये भी एक्वस है, वो भी एक्वस, तो सॉल्वेंट सेम है तो के एफ सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, मोलैरिटी जो है एक्स की वो मोलैरिटी वाई के इक्वल होगी, ये एम को मास मत समझना भी, ठीक है, तो मोलैरिटी जो है एक्स की इस मोलैरिटी ऑफ वाई, तो मोलैरिटी निकाल लो एक्स की कितनी होगी जी, गिवन मास नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ही मान लो आप, तो उसको हम सिंपल लिख सकते हैं मास ऑफ, गिवन मास को हम कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू ऑफ एक्स अपॉन मोलर मास ऑफ एक्स, यहाँ पे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो एक बात तो क्लियर कट है कि उन्होंने डब्ल्यू एक्स कितना दिया, 4% एक्वा सोल्यूशन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको लिखता हूँ कि डब्ल्यू एक्स कितना है, 4 ग्राम होगा इसमें, इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो उस टाइम पे जो मास होगा सॉल्वेंट का, मतलब H2O का, वो कितना रहेगा, 100 - 4 दैट इज 96 ग्राम। ये एक्स के लिए डाटा आ गया, सोल्यूशन जो एक्स था। और वाई के लिए क्या डाटा आएगा, वाई के लिए जो डाटा आएगा मेरे बच्चे वो ये आएगा कि जो डब्ल्यू वाई है उसने कितना का है 12%, तो 12 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ H2O यहाँ पे कितना है, कितना होगा, 100 - 12, 100 - 12, ठीक है। तो बस इसको वैल्यूज को अपने पुट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 88 ग्राम आ गया जी। तो यहाँ पे डब्ल्यू एक्स अपॉन एम एक्स आएगा, तो डब्ल्यू सीधा ही मैं पुट करता हूँ वैल्यूज को, है ना, मैं वैल्यूज को पुट सीधा ही करता हूँ मेरे बच्चों, तो मैं रुको, मैं सीधा ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मोलैरिटी यहाँ से कर रहा हूँ जी, ठीक है, ये मोलैरिटी जो यहाँ पे है ना इनकी, तो मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी इज गिवन मास, एक्स के लिए गिवन मास अपॉन इट्स मोलर मास, मोलर मास ऑफ एक्स, मास ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज 96 ग्राम, 1000 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, भाई करना भी चाहिए क्योंकि वो वैसे वो कट आउट हो जाएगा, याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा आएगा मास ऑफ वाई दैट इज 12 ग्राम अपॉन मोलर मास एम वाई, सॉल्वेंट कितना आ गया 88 ग्राम, और यहाँ पे देखो 1000 मल्टीप्लाई होगा वो तो अपने आप कैंसिल आउट हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा मेरे बच्चे, अभी इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा, तो कितना आंसर आ रहा है जल्दी बता दो, तो सॉल्व हो ही चुका है मेरे ख्याल से। एम एक्स ए एम बी, हमें एम वाई निकालना है, एम वाई को निकाल दो, एम वाई कितना आ रहा है देखो, एम वाई
की वैल्यू आ रही है यहाँ से हमारा 12 डिवाइड बाई 88 इंटू 96, ठीक है, डिवाइड बाई 4 इंटू एम एक्स कितना था, ए था, ठीक है, उन्होंने खुद बताया हुआ है। इसको कैलकुलेट कर लो आराम से, आपका आंसर आ गया मेरे ख्याल से। जल्दी बता दो अब तो, इतना टाइम लगने वाला है नहीं मेरे ख्याल से। कितना आंसर आ रहा है? वैल्यूज में ना है, इन्होंने अप्रॉक्सीमेट तो नहीं कहा ना उन्हें, अप्रॉक्सीमेट तो नहीं है जी। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा मेरे बच्चे एक बार, कि ये टोटली सही आ रहा है या नहीं आएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो एक बार, हमने कोई गलती ना की हो। गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। गलती नहीं करनी हमने, उन्होंने इक्वल कहा था ना, इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट, इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट तो सही है। मोलेकुलर मास वेट ऑफ एक्स इज, ये डायरेक्टली नहीं आ रहा, अगर इसको आप कैलकुलेट करें 3.27 आता है, तो 3.27, तो यहाँ पे ऑप्शन बड़े क्लोज हैं अभी, हम ऐसे नहीं जा सकते। एक बार चेक कर लो आपने, हमने कोई गलती तो नहीं की, गलती नहीं होनी चाहिए। 4% का मतलब 4 ग्राम होगा इन 100 ग्राम, दैट इज, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज 96। यहाँ पे 12% है, तो 12 ग्राम होगा इन 88 ग्राम, ठीक है, गुड। तो कोई दिक्कत क्यों आ रहा है हमें? दिक्कत, मोलैलिटी तो सेम ही आ रही है उनकी, मोलैलिटी सेम हो गई। मोलैलिटी जब सेम होगी तो कि एक बार क्रॉस चेक कर लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट 96, ठीक है, 12 mi 88,000 कैंसिल आउट हो गया। तो हमें एम एक्स पता था, एम वाई कितना होगा, एम वाई 12, 12 इंटू 96, 488, सही है। लेकिन ये सही गलत क्यों आ रहा है? चेक करना पड़ेगा, ये जेई मेंस का क्वेश्चन था, कहीं ऑप्शन तो हमें कोई गड़बड़ तो नहीं किया हुआ, जो क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है, हमें कोई गड़बड़ तो नहीं की, क्योंकि ऑप्शन बड़े क्लोज है बच्चे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते आप, ठीक है, बिल्कुल भी अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, अप्रोक्सीमेशन का कोई चांस ही नहीं है, अप्रोक्सीमेशन तो होनी भी नहीं चाहिए यहाँ पे। इसको एक बार चेक कर लो, ये सही है, हमें बिल्कुल सही करना है। मैं थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन दोबारा से चेक कर लेता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन सही है या नहीं है। आप भी अपनी कैलकुलेशन चेक करो एक बार, आंसर तो आना चाहिए था हमारा यही, है ना, पर लेकिन दिक्कत आई है कोई ना कोई तो। चेक करो बच्चे दोबारा से, जल्दी एक बार चेक कर लें सबके सब। मैं कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ, आप भी कीजिए एक बार। मेरे यहाँ से 3.27 आ रहा है मुझे, 3.27, 3.27 है अगर, देखो कैलकुलेशन तो कोई गड़बड़ है नहीं इतनी, है ना, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 3 ही कर देता हूँ इसको, जे में सब 3 ही है। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं एक बार, चाहे क्रॉस चेक कर सकते हैं, आंसर 3 ही होगा, ठीक है, हमारी कोई गड़बड़ नहीं है। अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा हमें। 3.27, अगर 3.5 से ज्यादा होता मैं फिर 4 पे चला जाता, मैं नियरेस्ट इंटीजर लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम यूरिया एंड 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर। देखो, एक बात याद ना, 100 ml ऑफ वाटर के बारे में कुछ ऐसा कहा गया ना, 100 ml ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो याद रखें जो उसकी वॉल्यूम है वही उसका मास होता है। तो अगर उन्हें 100 ml कहा है, तो मैं इसको 100 ग्राम भी मान के चल सकता हूँ अगर मुझे जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, देखो सॉल्यूशन में कौन कौन है, सोल्यूट दो है, एक तो ग्लूकोज है और एक आपका यूरिया है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता तो आईसीआरटी है, तो वेंटो फैक्टर दोनों के लिए होगा, आर कॉमन आ जाएगा, टेम्परेचर भी कॉमन, तो आई सी प्लस आई सी, ये किसके लिए, यूरिया के लिए, और ये किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, ठीक है। तो आर की वैल्यू उन्होंने गिवन होगी मेरे ख्याल से, आर गिवन है जी 0.0826, 0.08206, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन, केल्विन में लेंगे जी यहाँ पे। और अब करेंगे आप वैल्यू आई सी ऑफ यूरिया एंड वेंटो फैक्टर, देखो दोनों के लिए 1 होगा क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है,
मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी, यूरिया की मोलैरिटी निकाल लो, कितनी होगी? गिवन मास कितना है? 0.6 अपॉन मोलर मास दैट 60। मास ऑफ सॉल्वेंट वो नहीं पता जी, लेकिन हमें पता है कि 100 ml है वाटर में, है ना। 100 ml है, तो 100 ml में डाला गया, तो इसका मतलब क्या होगा? आप 100 ग्राम मान लेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इन 100 ml, सॉरी ये तो हमें मास नहीं, मोलैरिटी है बच्चे, तो मोलैरिटी में तो क्या चाहिए हमें? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो 100 ml ही आएगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है जी। ml यहाँ पे 1000 आ जाएगा, प्लस जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का गिवन मास 1.8 डिवाइडेड मोलर मास 180, अगेन किसमें है? 100 ml ऑफ वॉल्यूम में, तो यहाँ पे 1000 भी आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, 0.082, 300, 0.6, ये कैंसिल आउट कर लो जी, कितना हो रहा है ना। ये 1000 कैंसिल आउट होगा पूरे का पूरा ये, और ये बनेगा 0.1, 0.1 रह गया, प्लस ये 1000, 1000 कैंसिल आउट, ये अगेन 0.1 हो गया। तो मतलब दोनों की जो मोलैरिटी थी वो सेम आ रही थी, है बढ़िया, इन 100 ml ऑफ वाटर में, ठीक है जी। तो वॉल्यूम का सोल्यूशन की हम 100 ml ही लेंगे। तो आगे चलेगा, ये 0.2 आ गया, 0.2 इंटू 300 कर दिया गया, तो 0.6, 0.6 को 0.082 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर चेक कीजिए कितना आ रहा है। जल्दी बताइए कितना आंसर आ रहा है। मेरा आंसर बच्चे 4.92 है, मेरा आंसर 4.92 आ रहा है, इसका आंसर 4.92 ATM, 92 ATM आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो आर की वैल्यू तो लीटर एटीएम में थे, तो एटीएम में ही आंसर आएगा, तो वहां पे यूनिट्स का खास ध्यान रखें। आगे चलते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक डाइमराइज, देखो डाइमराइज का मतलब क्या होता है, पहले समझना है, हर एक चीज को समझना जरूरी है। डाइमराइज का मतलब है कि डाइमराइजेशन होगी, मतलब डाइमर बन गया, कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं बेंजोइक एसिड के, वो मिलकर एक बिगर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो NH2 हो जाएगी, ठीक है। W ग्राम ऑफ एसिड डिजोल्व ऑफ बेंजीन शो द डिप्रेशन फिजिंग पॉइंट इक्वल टू 2K। मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड जो है, कहता डाइमराइज इन बेंजीन, W ग्राम ऑफ द एसिड डिजोल्व, ये किस ग्राम में किया होगा? ये यहाँ पे W, ये G लिखा है, तो हमें गिवन मास दिया होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे हमें मास गिवन होना चाहिए था मेरे ख्याल से। मेरे बच्चे यहाँ पे जो आपका मास था, मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड जो थे, यहाँ पे हमें जो मास था मेरे ख्याल से W ग्राम, ये 30 ग्राम ऑफ बेंजीन है, ये 30 ग्राम ऑफ बेंजीन है बच्चे, इसको याद रखिएगा। Dimers in benzene, W gram of the acid dissolved in 30 gram of benzene shows a depression freezing point equal to 2K. If the percentage association of the acid to form dimer in the solution is 80, then W is okay. तो पहले जो हमें डाटा गिवन उसको कलेक्ट, डाइमर इसका मतलब ये हो गया, NK2 होगी उसके लिए। अगर W ग्राम ऑफ द एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड की बात कर रहा है, तो मास ऑफ सोल्यूट गिवन है W ग्राम डिजोल्व इन 30 ग्राम ऑफ द बेंजीन, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? 30 ग्राम। सो द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF कितना है? 2 केल्विन है। यदि परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड इज, परसेंटेज एसोसिएशन का मतलब जिसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है वो कितना है? इज 80, परसेंटेज है तो मतलब 0.8 हो गया, याद रखेंगे। तो W बता दीजिए, कहता देखो डेल्टा TF गिवन है, तो डेल्टा TF किसके इक्वल होता है? डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF M के इक्वल होगा। KF भी गिवन है, देखो KF गिवन है इसका, बेंजीन का मोलर मास भी गिवन है, ओके। तो डेल्टा TF की वैल्यू पुट करो 2, क्या आई पता है? नहीं पता जी, आई हमें निकाल लेंगे। KF पता है, हाँ जी, 5 केल्विन kg मोल इनवर्स। और मोलैलिटी पता है किसकी? मोलैलिटी भी निकाल लेंगे, मोलैलिटी क्या होगी? गिवन मास दैट इज W डिवाइड मोलर मास 122 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 30 ग्राम, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो हमारा जो वेंटो फैक्टर है बच्चे, वो W की टर्म में आ रहा है, देखो, है ना, उसमें हमें W निकालना वैसे है। अब आई आ गया यहाँ पे, मैं आई को निकाल लेता हूँ जल्दी से। पहले हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन 1/n-1, यही फॉर्मूला होता है एसोसिएशन के लिए।
और एसोसिएशन यही फॉर्मूला है। तो हमें एन पता है 2 है ना, मैंने आपको उन्होंने खुद दिया है N2 है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा हमें पता है 0.8। ठीक है, 0.8 इक्वल्स टू I-1 अपॉन 1/2 -1। सो I-1 is going to be, it is again -1/2, so it is going to be again, that is 0.4, -0.4 आ जाएगा आपका, -0.4। तो I is going to be 0.6, वेंटो फैक्टर जो होगा वो 0.6 आ जाएगा। सही है। तो आगे जैसे ये आई आता है बच्चे यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा W का। इसे यहाँ पे पुट कीजिएगा आई को। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ मेरे बच्चे, देख लो एक बार। ट्वाइस इज इक्वल टू आई की वैल्यू है 0.6 इंटू 5 डिवाइड बाई 122 इंटू 30 इंटू 1000। जो पहले कैंसिल आउट हो रहा है उसको पहले कैंसिल आउट कर दो, तो वो 5 6 30 होते हैं, तो ये 0.1 रहेगा यहाँ पे, 0.1। और हमारा ये 1000 था, ये 1000 था। अब इसको सीधा कैलकुलेट कर लो उधर लेके लेके, तो W की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये हमारा W कितना आ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये 2.4 आएगा। ठीक है, 2.4 आना चाहिए ये, मतलब 2.4 ग्राम। ठीक है, ये इतना आना चाहिए आपका। तो हमारा बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी। क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, आसान होते हैं, बस आपको पकड़ना है। कहला K2HgI4, K2HgI4 is 40% ionized in aqueous solution। 40% ionized का मतलब अल्फा 0.4 हो गया मेरे बच्चे। द वैल्यू ऑफ इट्स वेंटो फैक्टर हमें पता है, अल्फा इज I-1 अपॉन N-1 होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब देखो K2HgI4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो K2HgI4 होता है ये एक कॉम्प्लेक्स होता है, लाइक जैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये डिसोशिएट कैसे होता है, ये होता है K पॉजिटिव ट्वाइस प्लस जो HgI4 होता है ये आपका डिसोशिएट आयनाइज नहीं होता, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, याद रखना जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये जो होता है ना आपका स्केल ब्रैकेट्स के अंदर, ये चीज कभी भी बाहर नहीं आती, ये आयनाइज नहीं होती, ये बात याद रखना है। तो नंबर ऑफ आयन है, एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये एम आएगा, इसको एम लिखते हैं हम। एम इज 3, 2 इसके आयन और 1 इसका आयन, तो 3 आ गया। तो अल्फा हमें गिवन था 0.4, I-1 अपॉन 3 -1 इज 2, तो I-1 is coming out to be 0.8, so Vento factor is coming out to be 1.8, that is A part। ठीक है, समझ आ गया जो कंसेप्ट समझाया है। चलो आगे चलते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड formic acid solution of concentration 0.5 ml liter inverse is 0.0405 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी जो है फॉर्मिक एसिड की वो भी गिवन है। डिप्रेशन लिख लो पहले, डिप्रेशन इन पॉइंट ऑब्जर्व्ड, ओके। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन इतनी है 0.5 मिलीलीटर इनवर्स। ये मोल मिलीलीटर में क्या है, मोल पर लीटर नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से ना, मोल पर लीटर होना चाहिए। कंसंट्रेशन ml, ये थोड़ा दोबारा तो थोड़ा आएगा, ये मोल पर लीटर है बच्चे। ठीक है, गड़बड़ हुई है यहाँ से थोड़ी सी, इट्स मोल पर लीटर, याद रखिएगा। 0.5 मोल पर लीटर जो कंसंट्रेशन थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन of concentration 0.5 ml liter inverse is 0.04 डिग्री सेल्सियस। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है मोल पर, ये मुझे ml पर लीटर में, आपको लगता है ये मोल पर लीटर होना चाहिए था कि ये तो ग्राम पर लीटर होता, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो देखते हैं आगे, हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक हो। अब जो नेक्स्ट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ कितना है हमारे पास 0.04
0.0405 डिग्री सेल्सियस है बच्चे ये। ठीक है। डेंसिटी जो है फॉर्मिक एसिड की वो गिवन है, डेंसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 1.05 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है। वेंटो फैक्टर ऑफ द फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन इज नियरली, तो कहता है बताओ जो वेंटो फैक्टर होगा, आई बताना है इसके लिए। ठीक है, याद रखना ये डेंसिटी किसकी है, डेंसिटी ऑफ द फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड की है। तो आई कैसे पता करें? अब देखो ध्यान से, डेल्टा टी अब गिवन है, ये जो कंसंट्रेशन है मेरे ख्याल से ये हमें जरूर क्या दी होगी, कंसंट्रेशन मोलैरिटी या मोलैरिटी। मैं इसकी इधर यूनिट चेक करूं, देखो ml, उन्होंने वैसे तो यहाँ पे यूनिट्स ml पर लीटर लिखा है ना। तो आपको क्या लगता है ये कौन सी ml पर लीटर कोई होता है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर्मिक एसिड, for a formic acid solution of concentration 0.5 ml liter inverse is this one, density of formic acid is this one है, वेंटो फैक्टर बताइएगा आपके फॉर्मिक एसिड कितना होगा। तो मेरे ख्याल से चलो स्टार्ट करते हैं, जो भी डाटा है हमारे पास है ना। तो डाटा क्या कहता है, तो डेल्टा टी एफ हमें गिवन है, तो डेल्टा टी एफ से स्टार्ट करते हैं जी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, आई के एफ एम, एम इज मोलैरिटी, एफ गिवन है, मोलैरिटी निकाल, डेल्टा टी एफ की वैल्यू पुट कर दो 0.0405 अपॉन के एफ गिवन है 1.86 मोलैलिटी, और यहाँ पे आएगा आपका ही मोलैलिटी को अलग से निकालो, चाहे मोलैलिटी क्या होगी, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखो डेंसिटी गिवन है, तो यहाँ पे डेंसिटी से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मुझे क्या ये जो ml पर लीटर गिवन है, डेंसिटी का मतलब अगर डेंसिटी है तो उसका मास मैं निकाल सकता हूँ फॉर्मिक एसिड का, अपॉन डेंसिटी, सॉरी उसकी वॉल्यूम मुझे पता होनी चाहिए। क्या मुझे उसकी वॉल्यूम पता है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या उसकी वॉल्यूम पता है, बताओ जरा। ये जो ml लीटर इनवर्स है मेरे ख्याल से ये उसमें कंसंट्रेशन गिवन है, ये वॉल्यूम ही है उसकी, है ना। ये बाय वॉल्यूम ही है कि इतना बड़ा है वो उसमें, ml पर लीटर मतलब 1 लीटर में 0.5 ml पड़ा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूनिट्स का बहुत ध्यान है जी, इंपॉर्टेंट है, ये मोल ml ही है ना। ये उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने कहा है कि 1 लीटर में 0.5 ml पड़ा है वो, तो इसका मतलब क्या होगा, जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी ये है हमारी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो मास आएगा हमारा फॉर्मिक एसिड का, है ना, मास ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, उसका आंसर क्या आएगा, उसका आएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है उसकी, 1.05 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है। और जो हम ले रहे हैं उसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी आएगी मेरे बच्चे, जो गिवन है 0.5 ml, 0.5 ml। ठीक है, अब सही है। तो अब ml कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.05 इंटू 0.5 इज कमिंग आउट टू बी, ये ग्राम में आ जाएगा आपका। तो मास आ गया फॉर्मिक एसिड का, तो मास यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से वेंटो फैक्टर क्या आएगा, 0.0405 डिवाइड बाई 1.86 इंटू मोलैलिटी, सॉरी मोलैलिटी में, मोलैलिटी क्या आएगी हमारी, नंबर ऑफ गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, 1.05 इंटू 0.5 गिवन मास हो गया। तो जो मोलर मास है, देखो मोलर मास कहीं गिवन है इसका, वैसे मोलर मास तो गिवन नहीं है, तो निकालो मोलर मास कितना होता है फॉर्मिक एसिड का, मोलर मास ऑफ द फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOH होता है ना, कि HCHO होता है, वो तो फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH, HCOOH। इसका जरा मुझे जल्दी बताओ कि हमारे पास मोलर मास कितना आएगा, जल्दी बताओ, HCOOH का देखो कितना हो गया, ऑक्सीजन 32, 32 और 2 34, 34 प्लस 12, 34 प्लस 12 कितना हो गया जी, 46। तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया, 46 यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इसको डिवाइड करना, या 46 यहाँ आ जाएगा,
ठीक है। और हमारे पास और क्या रह गया, इट इज मोलैलिटी गिवन मास अपॉन मोलर मास एंड आल्सो मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितने जी, यहाँ पे चेक करना जरा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, जरा जल्दी से बताओ मुझे, कितना आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मेरे ख्याल से बच्चे याद रखना, जब उन्होंने कहा था पर लीटर, है ना, जब उन्होंने ये गिवन था ना कि 0.05 पर लीटर है, तो मतलब सोल्यूशन 1 लीटर है, मतलब वाटर, वो आपका वो वाटर को मान के चल रहा है कि 1 लीटर में है, तो वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है ना, तो अगर 1 लीटर है तो ये मान के चलेगा उसका मास भी कितना होगा, 1 kg, दैट इज 1000 ग्राम आगे। ठीक है, 1000 ग्राम का मतलब कितना है, 1000 डिवाइड कीजिए दोबारा से, वो तो करना ही पड़ता है ग्राम में वैसे, और इसको 1 kg भी मान सकते थे, तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा आपका। तो याद रखिएगा क्वेश्चन को निकाला कैसे गया है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, आपका यूनिट्स का खेल था यहाँ पे, यूनिट्स को कैसे पहचानना है मैंने आपको सिखाया यहाँ पे मेरे बच्चे। इंपॉर्टेंट, यूनिट्स में गड़बड़ नहीं करनी। मुझे पहले लगा कि यहाँ पे कहीं पे इन्होंने कहीं मिस्टेक, नहीं, ये कोई मिस्टेक नहीं थी, ये उन्होंने 0.5 ml पर लीटर ही है, तो मतलब ये कंसंट्रेशन गिवन है उसकी, किस में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की बाय वॉल्यूम की है, कि मतलब 1 लीटर में कितना प्रेजेंट है, 0.5 ml प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा हमने कंसेप्ट को अप्लाई कैसे किया है। तो यहाँ से वेंटो फैक्टर देख लीजिए कितना आएगा आपके पास, तो कैलकुलेट करते हैं मेरे बच्चे। तो जो वेंटो फैक्टर आएगा मेरे ख्याल से 1.91 आना चाहिए आपका। ठीक है, तो 1 पॉइंट, हाँ जी, सी ऑप्शन आ रहा है हमारा, ठीक है, सही है। इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, कैसे करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कंसेप्ट लगाना सिखाया है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा और भी इसी के ऊपर आएगा, और क्वेश्चन करूंगा मैं आपके साथ। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं बच्चे आपको, ठीक है, और सीखते रहिएगा, आपको जितने भी मैं सिखाऊंगा क्वेश्चंस और ज़्यादा, वो भी सीखते चले जाइएगा मुझसे। मिलते हैं जी।